नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 में सीडीपी का जो सेक्शन है बाल विकास उसके विषय में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है और मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से गुण बताए हैं या निर्धारित किए हैं जिसके आधार पे हम ये जान सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है और साथ ही साथ कैसे हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे या ये बता पाएंगे कि हर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। उसमें मैंने आपको बुद्धि के विषय में बताया, अभिरुचि बताया, अभिक्षमता बताया, व्यक्तित्व बताया और मूल्य। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है बुद्धि। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। इसको जरा आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी नहीं है कह सकते हैं आप, है तो आसान बट इसमें है क्या कि चीजों को थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा इसका सिलेबस बड़ा कर दिया है। ठीक है, इस सेक्शन को इसने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। बुद्धि मतलब अगर आप इंग्लिश में कहें तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, इस चीज को जरा हम समझते हैं और अपनी समझ से हम बनाते हैं। देखिए बात करें बुद्धि या इंटेलिजेंस की तो सिंपल सी बात है, बुद्धि होती क्या है। देखिए बुद्धि वह मानसिक शक्ति है, वह मेंटल स्ट्रेंथ है, वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा या जिसकी मदद से हम निर्णय लेने में, तर्क करने में, समस्या समाधान करने में, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में, अपनी समस्या या कोई विपत्ति सामने आ जाने पे उससे कैसे निपटारा करना है और साथ ही साथ किसी मुसीबत को आने पे हम कैसे अनुकूलन करते हैं, किसी नई परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालते हैं, इसी शक्ति को या इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। सिंपल सी बात है, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक मानसिक शक्ति है। क्या है? मानसिक शक्ति है जिसकी सहायता से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं या एक दूसरे की भावना को समझते हैं या अपने आप को किसी कठिन परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। यही क्षमता या यही क्वालिटी, यही आप कह लीजिए कि जो कैपेसिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। क्लियर हुआ? अब जिस व्यक्ति में जैसी बुद्धि रहेगी वो उसी हिसाब से चीजों को टैकल करेगा, पकड़ेगा। जैसे अगर किसी की बुद्धि तीव्र है तो समस्या को जल्दी सॉल्व कर लेगा, किसी की मंद बुद्धि है तो समस्या को सॉल्व करने में काफी समय लगा देगा, किसी की बुद्धि मीडियम है तो वो सामान्य समय लेगा और समस्या को सॉल्व कर लेगा। क्लियर हुआ आपको? अब इसी बुद्धि के विषय में पूरा खकोर के पढ़ना है क्योंकि ये बाल विकास का बहुत ही अहम हिस्सा है, इसलिए इसके सभी पहलुओं को देख के चलेंगे और इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा उसको भी हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। देखिए बात करें बुद्धि की तो जब बुद्धि की परिभाषा की बात कही जा रही थी तो 1800 शताब्दी से ही कई सारे मनोवैज्ञानिक आए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में कहा कि बुद्धि ऐसी होती है, वैसी होती है। किसी ने कहा कि एक दूसरे की भावना को समझ लो वो बुद्धि है, किसी ने कहा नहीं नहीं जो गणित में तेज है वही बुद्धि है, किसी ने कहा नहीं नहीं जो समाज से अच्छा से इंटरेक्ट कर लेता है वो बुद्धि है। तो सभी सिद्धांतों को निचोड़ने के पश्चात कुछ मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत बाहर उभर करके आए, उन्हीं को हमें पकड़ना है और उन्हीं पे फोकस करना है। तो चलिए एक एक को हम पकड़ते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और सबको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला पहला जो बुद्धि का सिद्धांत आया, देखे समझिएगा ध्यान से। पहला जो बुद्धि का सिद्धांत आया उसका नाम भी रखा गया एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। अब चलिए इसको हम समझते हैं ये क्या था और इसमें क्या बातें कही गई थी। देखिए बार बार देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हम थ्योरी लिखवाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप समझिए। नाम से ही लग रहा है एक कारक, मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा जो अकेले होगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले इसको दिया किसने था? इसको दिया था अल्फ्रेड बीने ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। इन्होंने कहा देखो भैया, बुद्धि केवल एक इकाई है। क्या है? एक इकाई है
या बुद्धि केवल एक कारक है जो सभी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त है, या जो सभी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त है। नहीं समझ आया? अब आएगा। इन्होंने कहा देखो भैया, बुद्धि क्या है? एक इकाई है, वो अलग नहीं है। बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते। तो आपसे पूछता है कि बुद्धि को अविभाज्य किसने कहा? इन्होंने कहा। इन्होंने कहा बुद्धि एक है, एक बुद्धि सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकती है। जैसे इन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट है, मतलब उसकी मान लीजिए तार्किक बुद्धि बहुत तीव्र है, वो समस्याओं को तेजी से सॉल्व कर ले रहा है, तब वह अच्छा संगीतकार भी होगा, अच्छा वक्ता भी होगा, अच्छा इंजीनियर भी होगा, अच्छा खिलाड़ी भी होगा। ऐसा इन्होंने कहा था। तो अब आप बताइए क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रकार की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे होगा? क्या ये संभव है? नहीं है। तो इसीलिए इनका सिद्धांत फेल हो गया। बट इंपॉर्टेंट इसलिए था कि उन्होंने सबसे पहले बताया कि बुद्धि इकाई के रूप में होती है, बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते, और एक प्रकार की बुद्धि ही सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है, जो कि गलत था। तो इनका हो गया एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। इसके पश्चात दूसरा आपका आता है द्विकारक। देखिए हर एक चीज को समझिएगा। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है? देखिए बात को अगर आप समझे रहेंगे ना, तो हर चीज को आप अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे। बस आप समझिए कहना क्या चाहता है ये। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत इसको दिया स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन। ऐसे आप समझिएगा, सेकंड, द्विकारक मतलब सेकंड, सेकंड से स्पीयर। तो स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को दिया। इन्होंने कहा देखो भैया नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं है। बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। इन्होंने कहा था एक कारक, स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि दो कारकों से बनी है। कैसे? इन्होंने कहा देखो भैया, एक होता है सामान्य कारक, सामान्य कारक, और दूसरा होता है विशिष्ट कारक। क्या होता है? विशिष्ट कारक। अच्छा, अगर सामान्य को हिंदी इंग्लिश में हम करें तो बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल। और कारक को बोलते हैं फैक्टर। इधर विशिष्ट को कहें तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फैक्टर। ध्यान दीजिएगा। अर्थात स्पीयरमैन ने जी फैक्टर साथ ही साथ एस फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा देखो भाई, बुद्धि दो कारकों पे होती है, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। अच्छा, दोनों का मतलब क्या था? इन्होंने कहा देखो, सामान्य कारक वो बुद्धि है जो बच्चे को जन्म से ही प्राप्त होती है, यानी कि जन्मजात, जो बच्चे के अंदर जन्मजात बुद्धि होती है, जैसे बोलना, हंसना, उठना, बैठना, खाना पीना, लोगों से बातचीत करना, ये बच्चे के अंदर जन्मजात होता है। तो ये बुद्धि सभी प्रकार के जीवों में पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो कहा विशिष्ट, ये जो बुद्धि है ये है अर्जित बुद्धि। अब अर्जित बुद्धि मतलब जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, या जब वो पढ़ाई लिखाई करता है, तब अपनी इच्छा अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार बच्चा जो बुद्धि अर्जित करता है उसे ही हम कहते हैं एस फैक्टर। जैसे हम मान लीजिए जब पैदा हुए तो सभी के प्रकार दो हाथ, दो नाक, कान, सब, मतलब एक नाक, दो कान, आंख सब था, तो हम भी बोलना, सीखना, पढ़ना सब सीखे, तो ये हुआ जन्मजात। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम किस फील्ड में आ गए? शिक्षक। तो ये जो शिक्षक है ये हमारा अर्जित फैक्टर है। स्पेसिफिक मतलब हम सभी की तरह समान है, बट एक जो हमारे अंदर विशिष्ट गुण है वो क्या है? वो हमारा शिक्षक होना है। जैसे हमारे क्रिकेटर हैं, उनका खिलाड़ी होना है, फुटबॉलर हैं तो फुटबॉल होना, संगीतकार हैं तो उनका संगीतकार होना। तो इनका सिद्धांत कुछ कुछ सही माना गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो भाई, एक क्वालिटी हो गई जन्मजात, और उसके बाद वो जिस फील्ड में आगे गया है वो उसका अर्जित गुण हो गया या अर्जित फैक्टर हो गया।
तो इसीलिए बुद्धि को उन्होंने दो पार्ट में बांटा। पहला सामान्य जो सबके पास रहता है, दूसरा विशिष्ट जो आगे चल के बच्चा अर्जित करता है। क्लियर? किसने कहा? स्फीयर मैन ने। किसने कहा? स्फीयर मैन ने। ओके, अब आगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक हैं, कहां मानने वाले हैं? अब इसके बाद सिद्धांत आया त्रितंत्र का। देखिए यहां गलती मत कीजिएगा, त्रिकारक सिद्धांत नहीं आया है, त्रितंत्र आया, या इसी को कहा गया त्रिचापी सिद्धांत। त्रिचापीय सिद्धांत, बात को ध्यान समझिएगा, बार बार हम आपसे कह रहे हैं त्रितंत्र है, त्रिकारक नहीं है, त्रितंत्र सिद्धांत है। इसको दिया किसने पहले? इसको दिया स्टर्नबर्ग ने। अब देखिए आपको यहां से कन्फ्यूजन स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तक आपको इजी लग रहा था, अब यहाँ पे नाम भी आएगा, सिद्धांत भी, इसलिए हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्नबर्ग ने दिया, ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा देखो यार, ये बुद्धि कारक को निर्भर नहीं करती। एक कह रहा है कि एक होता एक हो रहा दो उठना। बुद्धि निर्भर करती है जीवन की सफलताओं पर। जब एक व्यक्ति मेहनत करता है, समस्या को सॉल्व करता है, अगर वो सफल हो जाता है तो उसकी बुद्धि लगातार बढ़ती जाती है। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि जीवन में प्राप्त होने वाली सफलताओं पर निर्भर करती है, या सफलताओं के अनुसार ही बुद्धि होती है। ये किसने कहा था? ये कहा स्टर्नबर्ग ने। तो आप कहेंगे हैं तो ये त्रिचापी का क्या मतलब है? ये तीन तीन का है आप दिखा रहे हैं, मतलब है उसका भी मतलब है। पहले समझिए इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा देखो, हर एक व्यक्ति जब समस्या से लड़ता है या जब समस्या उसके सामने आती है, तो उसको जब वो सॉल्व करता है और सफलता पा लेता है, तो उसी अनुसार बुद्धि का निर्माण होता है। अब समस्या को सॉल्व करने के लिए वो जिन चरणों से गुजरता है, वही इनका सिद्धांत है। पहला, इन्होंने कहा देखो भाई, बुद्धि जो होती है वो विश्लेषणात्मक होती है। अब कहेंगे ये क्या क्या नया नया शब्द आ रहा है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। इन्होंने सबसे पहले कहा देखो भैया, हर एक व्यक्ति के अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। मतलब किसी समस्या को वो तोड़ मरोड़ करके सरल करता है या छोटे छोटे भाग में करके हल करने का प्रयास करता है। विश्लेषण मतलब होता ही यही है, कोई समस्या सामने आए, अगर बहुत बड़ी है उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई पाठ्यक्रम है बहुत बड़ा है आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, याद कर लो। तो हर एक व्यक्ति के अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। दूसरी बात, अब ये बताइए, किसी चीज को अगर आप तोड़ देंगे तो क्या उसको बनाएंगे नहीं? तब तो यही हो गया कि आपने मशीन तो बिगाड़ दी है, बनाएगा कौन? तो दूसरा हिस्सा इन्होंने बताया रचनात्मक बुद्धि। रचनात्मक बुद्धि मतलब सृजन करना, किसी चीज को या किसी चीज का निर्माण कर पाना, खोजबीन करना, खोज करना, या इच्छा रखना। इच्छा मतलब होता है अभिलाषा रखना, चीजों को खोजना, नई नई चीजों को बनाना, खुरपेच करना कि मार्कर क्यों चल रहा है, पीछे से क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ हवाई जहाज लगा दें। कहने का मतलब ये है कि नई नई चीजों को जो लोग खोजबीन करते हैं, उनमें तोड़ने मोड़ने के बाद ये कैसे जुड़ता है, कैसे नई नई चीजों को बनाया जाता है, ये जो बुद्धि का हिस्सा है ये है रचनात्मक बुद्धि। एक तो इन्होंने बता दिया कि समस्या को कैसे हम सॉल्व करेंगे, दूसरा इन्होंने बता दिया कि हम नई चीज कैसे बनाएंगे। इन्होंने बुद्धि का दो हिस्सा इन्होंने बता दिया। तीसरा इन्होंने बताया कि देखो बाबू, जो तीसरा हिस्सा है वो है व्यवहारिक बुद्धि, क्योंकि इसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि इनका सिद्धांत सही है। व्यवहारिक बुद्धि मतलब ये है कि हम दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं और उनसे हम कैसे बातचीत करते हैं। तो अब बताइए क्या कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। हम समस्या कैसे सॉल्व करते हैं, बुद्धि का हिस्सा, नई नई चीज कैसे बनाते हैं, बुद्धि का हिस्सा, और लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, उनसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उनकी भावनाओं को आदर दें, उनको समझे, कोई दुख में है, दर्द में, तकलीफ में है उसको समझे, कोई खुशी में है उसका खुशी बांटे, ये सब इन्होंने तो बता दिया।
तो बुद्धि तो खत्म हो गई। तो देखा जाए, इन्होंने कहा त्रिचापी सिद्धांत में, देखो भैया, बुद्धि जीवन में प्राप्त होने वाली सफलताओं पर निर्भर करता है। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, और लास्ट में उन्होंने कहा व्यवहारिक बुद्धि। यही तीनों को अगर हम सम्मिलित कर दें तो हमारी बुद्धि कंप्लीट हो जाती है, और इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा त्रिचापीय या त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। अब आपको लग रहा होगा यार ठीक तो है, बचा क्या इसमें? नहीं। अब अगला, इसके बाद देखिए, एक बुद्धि का सिद्धांत हुआ, दो हुआ, अब यहां से तीसरा स्टार्ट रहा। अब ये समझ लीजिए, ये देखिए तीन हो गया, ठीक है। तीसरा बुद्धि का सिद्धांत आता है समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। तुम कहेंगे रे यार कितना आ रहा है भाई, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हम इन सब को मिस नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपको इसके अंदर की थ्योरी कठिन लग रही तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन डीपली पूछेगा तो फंस जाएंगे आप। फिर भी अगर आपको टफ लगा तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक का नाम और सिद्धांत का नाम जरूर ध्यान रखना है। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत, इसको दिया थर्स्टन ने। किसने? थर्स्टन ने, ठीक है, इसको दिया थर्स्टन ने। थक गए सब लोग का, रुको रुको हम बताते हैं। लुईस थर्स्टन ने इस बुद्धि के सिद्धांत को दिया। इन्होंने कहा देखो भाई, न एक कारक, न दो कारक, न चापी सिद्धांत। बुद्धि जो है वो मानसिक, कुछ प्राथमिक मानसिक, ध्यान समझिएगा, कुछ प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह है। इन्होंने कहा बुद्धि जो है वो कुछ प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समूह है। क्या है? समूह है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये आप ध्यान रखिए, यानी कि PMA। तो PMA सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। इन्होंने कहा देखो भाई, बुद्धि क्या है? कुछ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, उसी को अगर हम मिला देंगे तो हमारी बुद्धि बन जाएगी। इन्होंने कहा इस प्रकार के 7 समूह हैं। कितने समूह? इस प्रकार के 7 समूह हैं। पहला, इन्होंने कहा पहले किसी भी चीज का हमें शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। कोई समस्या हमारे सामने आई तो पहले हम ये जाने कि वो समस्या वाकई में कितना गहरी है। जैसे किसी ने कह दिया हवा चल रही है, तो हमें लगेगा नॉर्मल हवा चल रही है। अब वो ये नहीं कह पाया या नहीं बता रहा कि बहुत तेज हवा चल रही है आंधी की तरह, तो जब हमें ये नहीं पता आधी तरह, हम तो नॉर्मल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। तो इन्होंने कहा देखो, पहला शाब्दिक अर्थ, किसी भी तत्व को समझने के लिए, किसी भी फैक्टर को समझने के लिए पहले उसके शाब्दिक अर्थ को समझना चाहिए। तो पहला मानसिक क्षमता ये होनी चाहिए कि किसी चीज के, किसी को हम या किसी तथ्य का शाब्दिक अर्थ समझ पाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह मतलब ये कि किसी से भी बातचीत करते समय, इंटरेक्ट करते समय हमारा शब्द प्रवाह या हमारी शब्द गति इस हिसाब से हो या ऐसी हो कि सामने वाला बोर ना हो और अच्छे से हमारा वार्तालाप हो जाए। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा संज्ञानात्मक ज्ञान, सॉरी संख्यात्मक ज्ञान। संख्यात्मक ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान मतलब गणितीय ज्ञान। गणितीय ज्ञान कैसा है? हर एक व्यक्ति का या एक व्यक्ति में अगर संख्यात्मक ज्ञान अच्छा है तो वो गणित में तीव्र होगा, ऐसा इन्होंने कहा। चौथी बात इन्होंने कही स्थानिक बुद्धि। अब आप कहेंगे ये स्थानिक बुद्धि क्या है? देखिए, स्थानिक बुद्धि मतलब चीजों को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कभी ताजमहल देखा है और किसी ने कहा यार ताजमहल है, पीला है, आप तुरंत देखें हैं पीला है, हम तो व्हाइट देख के आए थे, है कहाँ पीला है? व्हाइट है। या किसी ने कह दिया कि भाई 500 का नोट काला होता है, आप कहेंगे काला होता है, पागल है क्या, हमने देखा नहीं है? तो आप तुरंत उस नोट को बगैर देखे आप विजुलाइज कर ले जाएंगे कि ये नोट ऐसा है। तो इसे कहते हैं स्थानिक बुद्धि। किसी भी व्यक्ति की स्थानिक बुद्धि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना अच्छे से चीजों का विजुअल कर सकता है।
अगली बात इन्होंने कही स्मरण शक्ति या याद रखने की योग्यता, तो ये भी आपका इसमें आता है। छठवां इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, जो भी चीजें सामने है उसको कितनी तेजी से आदमी अपने अंदर ले लेता है या कितनी तेजी से उस चीज को सीख लेता है, ये भी बुद्धि के कारकों का एक हिस्सा है। और सातवां इन्होंने बताया तर्क। अब देखिए, अब आपको अगर सात भाई लग रहा होगा कोई बात नहीं, आप इन चीजों को छोड़ सकते हैं, बट जब थोड़ा क्वेश्चन डीप पूछता है तो वहां फंसाता है, इसलिए एक बार आप देख लीजिए, नहीं याद रहेगा कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ये याद रहना चाहिए। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। किसने दिया? थर्स्टन ने। इन्होंने कहा बुद्धि कुछ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, जो कि ये है 7 योग्यताओं के बारे में इन्होंने बताया था। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट इसका लेना हो ले लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत को हमने कितने सिद्धांत देखे? 4, एक कारक, द्विकारक, त्रितंत्र और बहुबुद्धि, सॉरी समूह कारक। समूह कारक देखिए नाम से ही लग रहा था, समूह कारक मतलब बहुत सारे कारक होंगे जो एक साथ आ रहे होंगे। तो कितने कारक थे? 7। अब आए भैया होवर्ड गार्डनर, इन्होंने कहा ऐसा है, तुम समूह बोला है ना, रुक। इन्होंने कहा अब हम देंगे बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने कहा बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अब आप समझिएगा, देखिए इसको दिया होवर्ड गार्डनर। कहीं कहीं हार्वर्ड लिखा है तो कंफ्यूज ना होइएगा, बस आप गार्डनर से क्लियर रहिएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि प्राथमिक नहीं, बहुत सारे कारकों पे डिपेंड करती है। जैसे इन्होंने क्या कहा था इसके पहले थर्स्टन ने, कि ये 7 समूह होते हैं और इन्हीं को सम्मिलित कर देंगे तो एक व्यक्ति की बुद्धि की परिभाषा निकल के आ जाएगी। बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के संस्थापक गार्डनर ने कहा ऐसा नहीं है, बहुकारक होती है बुद्धि। बताओ तो कैसा होता है? हम बताते हैं, देखो। इन्होंने कहा बहुकारक सिद्धांत में इन्होंने 8 कारक बताए। कितने? 8। इस पर थर्स्टन बोला अच्छा 7 कारक हम बताए थे, तुम एक को ज्यादा बता दिए, तुम्हारा हो गया। इन्होंने कहा रुको, तुम क्या दिए थे हमारा देखो। इन्होंने कहा देखो, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में पहला कारक बताया अंतः बुद्धि का सिद्धांत। पहला इन्होंने कहा अंतः बुद्धि, अब ये समझिएगा अंतः बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा अंतर्बुद्धि का सिद्धांत है। ये क्या है भाई? चलिए समझते हैं। तीसरा इन्होंने कहा भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। अच्छा, चौथा इन्होंने कहा प्राकृतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? प्राकृतिक बुद्धि। पांचवा इन्होंने कहा तार्किक गणितीय बुद्धि। छठवां इन्होंने कहा, देखिए, संगीतक बुद्धि। बात समझिए। अब इतनी सारी, एक मिनट, एक कैमरा यार गड़बड़ है। देखिए 6 के बाद इन्होंने 7वां कहा अस्थानिक बुद्धि। और एक बच गया, अब शायद 8वां नीचे कट जाएगा इसलिए हम इसको यहां लिख देते हैं 8वां। देखिए 8वां इन्होंने कहा शारीरिक गतिक बुद्धि। अब जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने कहा देखो
ये जो आपने बताया कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, ऐसा नहीं है। बुद्धि 8 कारकों से या बहु कारकों से बनी होती है और सभी कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। थर्स्टन ने कहा था सातों को मिलाएंगे तो बुद्धि बनेगी, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, 8 होते हैं और 8 के 8 स्वतंत्र होते हैं। मतलब इनमें से एक व्यक्ति के पास पहली बात तो 8 बुद्धि होती है, अब इनमें से जो हिस्सा डेवलप कर गया व्यक्ति वैसा हो जाएगा। आइए समझते हैं। पहला, अंतः बुद्धि, इस प्रकार का व्यक्ति स्वयं को समझता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करता है या वो अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करता है, उसे हम कहते हैं अंतः बुद्धि का व्यक्ति है। जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, कोई योगी हो गए, साधु संत हो गए, ये सब क्या होते हैं? आत्मज्ञान या अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। अंतर्बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करती है या करता है। जैसे कि गांधी जी थे, वे भारत की आज़ादी चाहते थे क्योंकि वो समझते थे कि यहाँ के लोग दुखी हैं। हर वो व्यक्ति जो दूसरों की भलाई चाहता है वो क्या होता है? आपका अंतर व्यक्ति वाला व्यक्ति होता है। अंतः और अंतर। भाषाई मतलब जो बोलने में बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, बोलने में वक्ता, जैसे कि कवि या कह लीजिए कवि या रचनाकार जो किताब वगैरह लिखते हैं, ठीक है, भाषाई जिनकी भाषा एकदम सुदृढ़ हो, जैसे कवि हो गए, रचनाकार हो गए, ये बोलने में बहुत अच्छा होते हैं, इनका वक्तव्य बिल्कुल अच्छा होता है, इनकी भाषा बिल्कुल क्लियर होती है। तो जिस व्यक्ति की भाषाई बुद्धि ज्यादा रहेगी वो कवि बनेगा, रचनाकार बनेगा। आगे, प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति से प्रेम करने वाला हो, जैसे कि किसान और मौसम वैज्ञानिक। किसान और मौसम वैज्ञानिक, किसान जो होता है वो खेत खलिहान से प्रेम करता है, उनको पेड़ पौधे ज्यादा लगा होता है। या जो मनोवैज्ञानिक होता है, जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं या मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो पेड़ पौधों से ज्यादा लगाव रखते हैं और उनकी सुरक्षा वो करते हैं। तो जिस व्यक्ति में प्राकृतिक बुद्धि ज्यादा डेवलप कर गई वो इस टाइप का हो जाएगा। तार्किक से आपको समझ में आ ही गया, जो तर्क करता हो, जो गणितज्ञ हो, जैसे कि हमारे यहाँ के श्रेष्ठ कवि थे रामानुजन जी, ठीक है, और या आप कोई भी साइंटिस्ट ले लीजिए, रामानुजन जी, आइंस्टीन ले लीजिए, सीवी रमन ले लीजिए, जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं जिनकी तार्किक बुद्धि बहुत तीव्र है, उन्हें हम कहते हैं तार्किक या गणितीय बुद्धि के स्वामी। अगला आता है संगीतक बुद्धि। इसमें गीतकार वगैरह आते हैं, जैसे ए.आर. रहमान हो गए या कुमार सानू वगैरह हो गए, जिनका संगीत बहुत ही डेवलप होता है। तो जिनकी बुद्धि इस क्षेत्र में आगे चली जाएगी वो संगीतकार बन जाएंगे। अगला है स्थानिक बुद्धि। मैंने आपको अभी बताया, जो चीजों को विजुलाइज कर लेते हैं वो स्थानिक बुद्धि। अब आपका लास्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि, जो अपने शरीर और गति में नियंत्रण स्थापित कर ले, उन्हें हम क्या कहते हैं? शारीरिक गति बुद्धि के स्वामी। जैसे कि इसमें खिलाड़ी आते हैं, अब ये कोई भी खिलाड़ी हो सकते हैं। जैसे अगर एक बैट्समैन शॉट मार रहा है, उसका दिमाग और हाथ की गति और शरीर अगर बॉल के से समन्वय नहीं बनाएंगे, पता चली बल्ला पहले चला दिया, गेंद बाद में आके मुंह में लग गई, या बैट पहले चला दिया, गेंद बाद में निकल गई, या बैट लेट चलाया, गेंद अंदर घुस के बोल्ड कर दिया। तो इसीलिए गति के साथ साथ समन्वय बना लेने की क्षमता ये होती है एथलीट्स में। अपनी बॉडी को किस हिसाब से लेकर चलना है ये होता है एथलीट में। एक फुटबॉलर 4 लोग से घिरा हुआ है लेकिन दिमाग लगा कैसे निकालना है, एथलीट में। क्लियर? तो ये बताया था बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कहा था ये 8 के 8 एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अर्थात 8 के 8 एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जिसकी जो बुद्धि डेवलप हो गई वो उस क्षेत्र में आगे चला जाएगा। किसने कहा? हार्वर्ड गार्डनर ने। ओके, आगे ये बता। चलिए अगला भी देख लीजिए। इसके बाद आता है, ये कौन सा? 5वां आता है, छठा, तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब आप कहेंगे जी बाप रे, इतना सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम,
पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम किसी को छोड़ नहीं सकते। इसको दिया था आरवी कैटल ने। किसने? आरवी कैटल ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इनका देखो, बुद्धि के दो पहलू हैं। पहला पहलू है तरल और दूसरा है ठोस। तरल वो हिस्सा है जो जन्मजात होता है और उम्र के साथ साथ ये घटता जाता है, और वही जो ठोस यानी कि क्रिस्टलाइज बुद्धि होती है वो अर्जित होती है। अर्जित मतलब इसे हम बाद में ग्रहण करते हैं और उम्र के साथ साथ ये बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको लगता है कि आग को हम पकड़ लेंगे, है ना, तो पकड़ने का प्रयास करता है और जल जाता है। तो वो उसका जो ज्ञान पहले से था कि आग पकड़ना है, तो वो समझता नहीं पकड़ना नहीं, इससे बच के रहना है, ठीक है। और बाद में सीखता है कि उसी आग से खाना पकाना है, उसी आग से हम सेक भी सकते हैं हाथ पैर। तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि वृद्धि होती है और जो उसका पूर्व ज्ञान था, पहला वाला ज्ञान था, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो तरल बुद्धि में जन्मजात हिस्सा आता है या जन्मजात बुद्धि होती है जो समय के साथ साथ घटती जाती है, और इस सेक्शन में किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। हम समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो हमने सीखा है उसकी हेल्प से समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। कैसे याद रखेंगे? ठोस का अगर आप इंग्लिश जाएं तो क्रिस्टल होता है। क्या? क्रिस्टल। और पूछा भी है क्रिस्टल इंटेलिजेंस ये है, और फ्लूइड, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड। फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस की बात किसने कही थी? आरवी कैटल ने। तो कैटल से क्रिस्टल आप पकड़े रहिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। किसने सिद्धांत दिया था? आरवी कैटल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्धि के सिद्धांत काफी हो गए, अब बुद्धि आपकी चकरा गई होगी ना। देखिए ऐसा है ही एक, इसको समझ तो आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन घबराइए नहीं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं बस एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से विजुलाइज करिएगा, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। ऑप्शन देखते ही आप आंसर मार देंगे, बस बातों को ध्यान रखेंगे तब। आगे देखिए, अगला आता है, पता नहीं कौन सा नंबर है लेकिन हम साथ लिख दे रहे हैं। अगला है डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन का सिद्धांत। देखिए इनका क्या था, इन्होंने कहा भैया संवेगात्मक बुद्धि भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इनके सिद्धांत का पूरा नाम था गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। संवेगात्मक मतलब दूसरे की भावनाओं को समझने का। इन्होंने कहा देखो, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आईक्यू, आईक्यू मतलब होता है बुद्धि लब्धि, अभी हम आगे पढ़ेंगे। किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए केवल आईक्यू का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। जैसे हम चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाएं, हमारा बुद्धि बहुत तीव्र है, क्या हम बच्चे को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। जब तक हम बच्चे की मनोदशा ना जान ले, उसकी भावनाओं को ना समझ ले, ये ना जान ले कि उसको क्या समस्या है, हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। यही बात कहा था गोलमैन ने। गोलमैन ने कहा कि संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा यानी कि इमोशनल क्वोशेंट, संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा किसी भी चीज को सिखाने में या सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, या कह लीजिए सर्वाधिक होता है। किसी समस्या के सॉल्व करने के लिए 80% सहायता कौन करता है? संवेगात्मक हिस्सा, और 20% सहायता करता है ज्ञानात्मक हिस्सा। यानी किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आईक्यू का जो योगदान होता है वो 20% और संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा 80% होता है। ऐसा कहा था डेनियल गोलमैन ने। इसीलिए इस बुद्धि के सिद्धांत को हम संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत मानते हैं। इनके अनुसार मानते हैं मानसिक या तार्किक क्षमता होनी चाहिए, साथ ही साथ संवेगात्मक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है जब आप शिक्षण कार्य कराने जा रहे हैं। तो फिर वो बातें, बस आज के लिए इतना ही, नहीं कंफ्यूज जाएंगे। तो इस चीज को दोहरा लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे की क्लास में बुद्धि के और तथ्यों को हम समझेंगे। वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।